एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 यानी कि हमारी जो सेकंड बुक है उसका अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व के दौर को। ओके, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे। नेम का जो मीनिंग है उसे देखो। यहाँ पर दल का मतलब है किसी भी एक राजनीतिक पार्टी से। राजनीतिक पार्टी मतलब बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सारी, बसपा, ये सारी पार्टी क्या है? एक राजनीतिक दल है, एक दल है। ओके, और प्रभुत्व का दौर है का मतलब है कि उस राजनीतिक पार्टी का एक ऐसा टाइम जब वही पार्टी हमेशा जीतती आई। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक ऐसी पार्टी के बारे में पढ़ रहे होंगे जो लगातार कुछ वर्षों तक जीतती गई। ओके, और वो पार्टी है कांग्रेस। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, तो कुछ वर्षों तक हमेशा पूरे के पूरे भारत में हम एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस ही जीतती रही। तो बस हम यही देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिससे कांग्रेस जीती, कांग्रेस के प्रभुत्व का जो ये दौर है ये क्यों बना। तो हम डिटेल से कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ रहे होंगे। और साथ ही हमने जैसे कि पार्ट 1 में, पार्ट 1 का मतलब है हमारा जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का नाम था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमने देश का, हमारे भारत का सुव्यवस्थित निर्माण करने की तैयारी की, यानी कि राष्ट्र के निर्माण करने की तैयारी की, तो हमारे सामने 3 समस्याएं, 3 मुख्य चुनौतियाँ आई। एक, एकता के सूत्र में भारत को बांधना, दूसरी लोकतंत्र कायम करना और तीसरी विकास करना। अब जो पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में भारत को बांधना, इसका हल हमने चैप्टर 1 में निकाल लिया था। कैसे? हमने जो हमारी 565 देशी रियासतें थी, जितने भी भारत के टुकड़े थे, उनको एक कर एक अखंड भारत की रचना कर दी थी। कैसे? भारत की एक अखंड भारत की रचना हमने कर दी थी। इसका मतलब राष्ट्र निर्माण में जो हमारी पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में भारत को बांधने की, वो हमने उस चुनौती का सामना कर उसका एक सही समाधान निकाल लिया था। अब दूसरी चुनौती हमारे सामने थी लोकतंत्र कायम करने की, और मैंने वहाँ कहा था कि हम इस चुनौती के बारे में डिटेल से अपने चैप्टर 2 यानी कि इस चैप्टर एक दल के प्रभुत्व के दौर में पढ़ेंगे। तो बस कांग्रेस के साथ साथ हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कायम कैसे हुआ, और फिर हम समझेंगे कि कांग्रेस ही क्यों जीतती गई और कांग्रेस का वर्चस्व ही क्यों रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारे सामने है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अभी मैंने आपको बताया हमारे सामने एक सुव्यवस्थित भारतीय राष्ट्र बनाने में 3 चुनौती थी, जिसमें से एक चुनौती है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए, भारत का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उसे देखते हुए लोकतंत्र स्थापित करना बहुत कठिन था। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो इंडिया है वो ऐसे टाइम पर आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे हमारे सामने दुख भी था, आनंद भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। हमारे देश के टुकड़े हो रहे थे और एक तरफ हम आज़ाद हो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे लोकतंत्र को स्थापित करना बहुत ही कठिन काम था। ओके, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए यह कठिन रास्ता चुना। हमारे नेताओं ने कहा भले ही ये कठिन है पर हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही सोच लिया था। 2 बातों पर हमने पहले ही सहमति बना दी थी कि एक तो बात ये कि लोकतंत्र स्थापित होगा और सरकार जनता के भले के लिए काम करेगी। तो हमने पहले ही सोच लिया था, इसलिए हमने एक कठिन रास्ता चुना। अगर हम नहीं चुनते ना तो आज दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक बार अगर किसी देश में अलोकतांत्रिक सरकार बन जाती है या गैर लोकतांत्रिक सरकार, तो उसे फिर हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेताओं ने सोचा हम भले ही कठिन है पर यही रास्ता चुनेंगे और देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? नियम कानून बनाना। और इसीलिए हमारा संविधान बना, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ओके, तो इसका निर्माण हुआ। अब जैसे ही हमारा संविधान का निर्माण हुआ, आपको पता
पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे इस संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर हो गए थे कि यस दिस इज द राइट संविधान, ओके, नाइस कॉन्स्टिट्यूट। अब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया, और 26 जनवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ओके, तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमने सोचा था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे, देश को चलाएंगे, पर समस्या ऐसी थी कि इतना आसान नहीं थी वो चीज़। फिर भी हमने कठिन रास्ता चुना और संविधान के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी, और 26 नवंबर 1949 को जाकर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 नवंबर 1950 पर उस पर हमने हस्ताक्षर करवा लिए, और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर दिया। अब संविधान लागू करने से कुछ नहीं होता, संविधान लागू कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब हमारे सामने इससे बड़ी समस्या थी, इससे बड़ी चुनौती थी संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं उनको अमल में लाना, यानी कि अब संविधान में तय किए गए नियमों को अमल में लाना था, वास्तविकता में हमें देश में उनको उतारना था। ओके, तो अब इसके लिए क्या होगा, सरकार बनानी होगी, लोकतांत्रिक सरकार, और लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए चुनाव कराने होंगे, और चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन करना होगा। तो इसीलिए फिर हुआ चुनाव आयोग का गठन, ताकि क्या हो सके, एक लोकतांत्रिक सरकार बन सके और हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो सके, इसलिए करवाया गया चुनाव आयोग का गठन। तो भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ, यानी कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ फिर तत्काल ही हमने फटाफट सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी और 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन कर लिया। और इसके पहले जो आयुक्त बने वो थे सुकुमार सेन, पहले चुनाव आयुक्त बने। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी ये हम हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते, क्या है इनमें क्या पढ़ना है, पर नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन है सुकुमार सेन, ये आपको बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। आपको ये MPPSC के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, UPSC के एग्जाम में देखने को, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी जैसे GS के पेपर होते हैं उनमें, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। ओके, तो चुनाव आयोग का गठन किया गया और 1950 में ही हमारा चुनाव आयोग बन के तैयार हो गया, और इसके पहले आयुक्त बनाए गए सुकुमार सेन। अब चुनाव आयोग का गठन हो गया, मतलब अब देश में क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। और देश को लोगों ने उम्मीद भी यही की, उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी भी वक्त हो जाएगा। लोगों ने सोचा अब हमारा चुनाव आयोग का गठन भी हो गया है तो अब चुनाव देश में होने शुरू हो जाएंगे, 1950 में ही चुनाव शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जब चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी करने लगा तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनका उसको सामना करना पड़ा। यानी कि चुनाव आयोग के सामने पहले चुनाव के दौरान उत्पन्न समस्याएं, सबसे पहली, चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं थी। सही बात है, भारत कितना बड़ा है, इसका आकार बहुत विशाल है, तो इसमें इतनी आसानी से चुनाव करवाना कोई सरल बात नहीं थी, और वो भी पहली बार चुनाव करवाना इतने बड़े पैमाने पर, तो कोई आसान बात नहीं थी। तो ये समस्या उत्पन्न हुई। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। अब चूँकि देश अभी अभी बना था तो चुनाव के इलाकों का सीमांकन भी करना था कि किस एरिया में क्या क्या होगा, वो करवाना था। उसके साथ साथ क्या था, उसके साथ साथ मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। यानी कि आपको पता होगा वोटर लिस्ट बनती है देश में जब भी वोट्स पड़ते हैं उस टाइम पे। ओके, तो मतदाता सूची तैयार करनी थी जिसमें 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा जो लोग थे उनको रखना था। पहले तो इसकी उम्र कहीं अधिक थी, शायद 20 साल के करीबन पास के करीबन थी। ओके, अब मतदाता सूची के तैयार करना, सीमांकन करना, उसके साथ साथ जब मतदाता सूची तैयार हुई तो पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ, पहली जो सूची बन के आई तो उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से ही रह गए। यानी कि
महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं हो पाए, और अगर नाम हो भी पाए तो किस तरीके से लिखे नाम। महिलाओं को अला की बेटी, फला की बीबी के रूप में दर्ज किया गया। यानी कि अगर किसी महिला का नाम मान लीजिए आप मान लीजिए गीता है, तो गीता की जगह अला की बेटी, अला की बेटी का मतलब है गीता के पति का नाम लिख दिया, गीता के पापा का नाम लिख दिया, किसकी बेटी। अब इससे क्या पता चलेगा। तो इस तरीके से महिलाओं के नाम लिखे गए। अब ऐसी स्थिति में इन सबको डबल से इन सब कुछ चीज़ों को कराना, यानी कि पुनरावलोकन करवाना हिमालय पर चढ़ने जैसा काम हो गया, हिमालय पर चढ़ने जैसा दुष्कर्म काम हो गया। अब ये सारी समस्याएं किसके सामने, चुनाव आयोग के सामने उत्पन्न हो गई। चुनाव आयोग का इसका सामना करना था, इन सारी समस्याओं का। ओके, उसके साथ साथ देखो, उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। अब सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि भारत सार्वभौमिक मताधिकार कर रहा था, जिसमें महिलाओं को और पुरुषों को सबको वोट देने का अधिकार था। ओके, परंतु बहुत सारे देश उस टाइम पे ऐसे थे जहां पर महिलाओं को कभी वोट ही नहीं देने दिया जाता था। ओके, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा बहुतों को कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बाद में महिलाओं ने इसके खिलाफ कई देशों में आंदोलन हुए और उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महिलाओं को आंदोलन किए महिलाओं ने, उसके बाद वहाँ पर उनको मताधिकार का यानी कि वोट देने का अधिकार मिला। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात थी। तो अब भारत में सार्वभौमिक मताधिकार हो रहा था, यानी कि ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ, सबको वोट देने का अधिकार है, इस तरीके से कार्य शुरू हुआ। ये अपने आप में बड़ा जोखिम का प्रयास था, क्योंकि सबको वोट दिलाना बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पे महिलाओं को खास करके इसलिए क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं को बिल्कुल भी शिक्षित नहीं किया जा रहा था, तो उनको सब कुछ चीज़ें समझाना, ये सब करना, तो ये काफ़ी बड़ा जोखिम का प्रयास था। और उस वक्त देश में कम से कम 17 करोड़ मतदाता थे, यानी कि 17 करोड़ वोटर थे जो वोट दे सकते थे। अब चूँकि चुनाव की स्थितियों को देखकर, यानी कि जब ये ऐसी कंडीशन बनने लगी, चुनाव आयोग के सामने इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, महिलाओं को लेकर ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यानी कि चुनाव की इन स्थितियों को देखकर हिंदुस्तानी एक संपादक थे, उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दे दिया। यानी कि इस चुनाव को कहा कि ये चुनाव तो करवा रहे हैं देश में, हमारे लिए पहला चुनाव था, पर ये एक जुआ के जैसा है। जुआ के जैसा मतलब अगर चुनाव सफल हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो हम बहुत कुछ हार जाएंगे, हमारे सारे जो लोकतंत्र स्थापित करने के सपने हैं वो पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इसको करार दिया, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दे दिया। और साथ में एक ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने क्या लिख दिया कि नेहरू जी अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल हुआ। यानी कि लोग इस तरीके से हमारे भारत के में जो ये प्रथम चुनाव हो रहा था जो कि सार्वभौमिक था, उसका मजाक उड़ाने लग गए और नेहरू जी को कहने लग गए कि ये तो असफल होने वाला है ये वाला चुनाव। और इसी कारण चुनाव को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा, यानी कि 2 बार चुनाव की डेट डिसाइड हुई और फिर उस डेट को आगे बढ़ाना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन हमारे पहले चुनाव में उत्पन्न हो गई। पहले तो समस्याएं हमारे सामने, और इन समस्याओं में हमें देखते हुए लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया, और इसी चक्कर में 2 बार तो हमारा चुनाव स्थगित हो गया। पर आखिरकार यानी कि एंड में 1951 से अक्टूबर के और 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए, यानी कि 1951 से 1952 की फरवरी तक चुनाव चले और बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव चले। देखो, और इसीलिए इस चुनाव को क्या कहा जाता है, 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में 1952 में चुनाव हुए थे, इसलिए इस पहले चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है। ओके, तो अब चुनाव हुए, आखिरकार चुनाव शुरू हो गए। चुनाव अभियान, मतदाता, मतगणना में कुल 6 महीने लगे हमको पूरे चुनाव कराने में, 6 मंथ का टाइम लगा। इस चुनाव में औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे। ओके,
उसके साथ साथ लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी दिखाई चुनाव में, और इस प्रकार यह सफल चुनाव हुआ। यानी कि जहां लोग सोच रहे थे कि ये चुनाव किस प्रकार से कराएंगे, इनका चुनाव असफल हो जाएगा, भले ही हमारा चुनाव 2 बार स्थगित करवाना पड़ा, पर बाद में 1952 में जाकर चुनाव हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। 6 महीने में हमारा चुनाव कंप्लीट हुआ और हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, और यहाँ तक कि सबसे बढ़िया बात ये है कि जो पार्टी जीती उसने तो कहा ही सही कि चुनाव सही हुआ है, पर जो पार्टी हारी यानी कि जो विपक्ष बना उसने भी कहा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुए हैं, बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं। ओके, और इस प्रकार यह सफल चुनाव हो गया। अब जैसे ही ये चुनाव सफल हुआ तो जो लोग आलोचना कर रहे थे, ओके, जो लोग इस चुनाव की आलोचना कर रहे थे उनके मुंह बंद हो गए, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का, जो बुराई कर रहे थे, उनके मुंह को बंद कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया, क्योंकि इतना बड़े लेवल पर विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, और वो भी एक सफल चुनाव हुआ। ओके, उसके साथ 1952 का चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत वालों ने ले ली, अपने नाम कर ली। तो ये क्या हुआ, जो लोग हमारी बुराई कर रहे थे, जो कह रहे थे ये चुनाव अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनके मुंह पर एक तमाचा मारा गया इस चुनाव के द्वारा, और हमने एक अच्छा सा सफल चुनाव करके दिखा दिया। अब चुनाव तो हो गए, हमारा काम, हमारा मकसद क्या था, देश में एक लोकतांत्रिक सरकार कायम करना, एक ऐसी सरकार जो देश के भले के लिए काम करे। अब चुनाव हो गया, अब सरकार बनेगी, पर प्रश्न ये है कि जीता कौन इस चुनाव में, यानी कि 1952 के इस चुनाव में जीत किसको मिली। तो 1952 के प्रथम चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई, यानी कि कौन जीता, कांग्रेस जीती। जो आज हमारी ये कांग्रेस है ना, इससे थोड़ी सी अलग कांग्रेस थी वो। आज के टाइम पर कांग्रेस की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, पर फिर भी उस टाइम पर कांग्रेस का काफ़ी अच्छा राज रहा। ओके, और पहला चुनाव कांग्रेस ने जीता। यहाँ इस पार्टी में लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। किसने, कांग्रेस अकेली ने इतनी सीटें जीत ली। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही, तो देखो, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पहले तो कांग्रेस की जीत हुई, और अब जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये सेकेंड नंबर पर रही, और इसने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें हासिल की। कितनी सीटें हासिल की, 16 सीटें हासिल की। और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे। ओके, तो विधानसभा के चुनाव में भी किसकी जीत होगी, ऑफकोर्स कांग्रेस की जीत होगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। और फिर केरल के हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि केरल में किसकी सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि विधानसभा में जो ज़्यादा वोट थे केरल के इलाके में वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे। बाकी पूरे भारत में कांग्रेस की विजय हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। ओके, और उम्मीद के मुताबिक पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इस तरीके से हमारा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा सीट जीती, 364 सीट कांग्रेस ने जीती, और 16 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती। और विधानसभा, केरल की विधानसभा, जो केरल इलाका है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और बाकी संपूर्ण भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। ओके, अब पहला आम चुनाव हुआ, पहले आम चुनाव में कांग्रेस जीती, कितनी सीटें जीती, 364 सीटें जीती। अब उसके बाद हुआ दूसरा आम चुनाव, ये कब हुआ, 1957 में। ओके, यानी कि 1957 में, 5 साल के बाद। हमारे यहाँ रूल है 5 साल में चुनाव होंगे, तो हुआ। अब इसमें भी कांग्रेस जीती, 371 सीटें कांग्रेस ने जीती, यानी कि फर्स्ट चुनाव में तो कांग्रेस जीती ही जीती, सेकेंड चुनाव में भी कांग्रेस ही जीती। अब उसके बाद
1962 में हुए तीसरा चुनाव। ओके, तीसरा चुनाव हुआ तो तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस जीती और इसने 361 सीटें जीती, यानी कि लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस का वर्चस्व रहा। क्या कह सकते हैं हम कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, यानी कि कांग्रेस जीती इन तीनों चुनाव में और भारी भरकम सीटों के साथ। पहले चुनाव में भी कांग्रेस जीती और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। अब जो सेकेंड चुनाव हुआ उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कांग्रेस जीती और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और उसको कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम किए थे उस टाइम पर जिनको आज लोग गलत ठहराते हैं। और उन्होंने जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में, वहां से भी कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया था। तो उसके बारे में भी अभी हम अंदर पढ़ेंगे। पर आप ये सोचिए कि कांग्रेस इतनी जीती क्यों, ऐसे क्या कारण थे उस टाइम पर, आज से क्या ऐसा अलग था उस टाइम पर कि कांग्रेस का इतना वर्चस्व था। आप एक बार इस मैप को देखिए, ये जो मैप है ना, इसमें ये जम्मू कश्मीर में तो उस टाइम पे अलग तरीके से काम चल रहा था। अब ये जो पूरा भारत है, ओके, अभी तो ये पूरा इस तरीके का भारत है, तो ये सारा इलाका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ में था। केवल और केवल ये केरल का इलाका है ना, यहाँ पर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी पूरे इलाके में भारत के मतलब पूरे हिस्से में कांग्रेस जीत चुकी थी। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कांग्रेस के इस प्रभुत्व के, कांग्रेस के इस वर्चस्व के क्या कारण है। तो इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो हम अगला पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 इसी चैप्टर का। उसमें हम समझेंगे कि कांग्रेस में ऐसे क्या क्वालिटी थी कि उस टाइम पर कांग्रेस इतनी जीती, यानी कि तीनों चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। आपको इतना समझ आया। अब हम इस कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसका मैं बोल रही हूँ, जो जीती थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए देखो, केरल में कम्युनिस्ट की जीत देखो क्या हुआ। आप यहाँ पर 1957 जो है वहाँ पर विधानसभा में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और जो राज्यपाल होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता MS नबीरुद्दीन पद को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। ऑफ कोर्स जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वो जीतेगा, और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जीती और राज्यपाल ने इन्हें सरकार बनाने का न्योता भेजा। अब सरकार बनाने का न्योता भेजा। अब ये जो दुनिया में पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। ओके, वरना कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक सरकार के जरिए कभी नहीं बनी थी इतना मतलब इस लेवल तक। और आज पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी ये बनी थी। अब केरल में सत्ता, अब हुआ क्या, देखो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी पर केरल में सत्ता से बेदखल होने, यानी कि क्या किया कांग्रेस जो केरल में सत्ता से बेदखल हो गई थी, कांग्रेस पार्टी, उसने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। यानी कि जैसे ही वहाँ पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस ने क्या किया, इस सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया कि आपको यहाँ पर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप यहाँ से मुक्त हो, यहाँ पर आपका राज नहीं रहेगा। और क्या कर दिया, 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी हटा दिया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया और इस तरीके से कांग्रेस ने वहाँ से केरल की सरकार जो केरल में बनी थी, वास्तविक सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की, उसको हटा दिया। अब ये गलती कर दी किसने, कांग्रेस ने। आज सब इस चीज़ के लिए कांग्रेस को ताना सुनाते हैं। ओके, तो ये काम कांग्रेस ने वहाँ पर कर दिया। अब इससे क्या हुआ, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ओके, यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ, यानी कि ये फैसला बड़ा विवाद वाला हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में बार बार इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका बार बार प्रयोग किया जाता है कि कांग्रेस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ओके, अब यहाँ पर एक आप चित्र देख सकते हैं, ये वाला। तो ये कौन है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि अगस्त 1950 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम
ये उधर का इलाका है दक्षिण भारत का, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते एम.एस. नबरुद्दीन, यानी कि ये एम.एस. नबरुद्दीन थे जो नेतृत्व कर रहे थे इस चीज़ का कि कांग्रेस ने हमें बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। ओके, तो ये कांग्रेस ने एक चीज़ की, एक गलती की थी ओके उस टाइम पर, जिसका उसे खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, ये स्पेशली आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको आपको क्या चीज़ें यहाँ पर पूरा समझाया गया पूरा वीडियो में, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने समझा कि हमें संविधान बनाना था, लोकतंत्र कायम करना था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया हमने, चुनाव करवाने थे, हमें सरकार बनानी थी, और फिर 1952 में हमारा एक सफल चुनाव हुआ और सरकार बनी, कांग्रेस की जीत हुई उसमें, और एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई। लोकतांत्रिक सरकार 1952 के बाद 1957, 1962 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और तीनों प्रथम चुनाव में केवल और केवल कांग्रेस का वर्चस्व रहा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कांग्रेस का वर्चस्व रहने के क्या कारण थे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।